बीते कुछ दिनों से एक नाम बड़ा चर्चाओं में है। नाम है शकील अहमद। कांग्रेस से इन्होंने जब इस्तीफा दिया था तब इनकी बड़ी तारीफ मैंने स्वयं करी थी इनके इस्तीफे को पढ़ते हुए, और आपको बताया था देखिए कितने समर्पित नेता रहे शकील अहमद, ऐसा उनके इस्तीफे से लगता है। लेकिन वो क्या है ना कि आज की तारीख में तो मैं जहां बैठा हूं वहां पे भी बरसात काफी हो रही है, और मुझे लगता है कि ऐसी ही बरसात एक और हुई और शकील अहमद का चरित्र भी सामने आ गया है। शकील अहमद ने बीते दिनों एक बयान दिया, एक नए विवाद को जन्म दिया। बयान क्या दिया? बयान दिया कि राहुल गांधी डरपोक हैं, इनसिक्योर हैं। चलिए ठीक बात है, उस बयान पे आपके विचार थे, आपको लगा, आपने बयान दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आज की तारीख में उन्हीं शकील अहमद को भारतीय जनता पार्टी से एक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आज की तारीख में यह कहा जाए कि शकील अहमद पूरी तरीके से बेशर्मी पे उतर आए हैं, गलत बयानी पे उतर आए हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब क्या किया है शकील अहमद ने? भाजपा से क्या फायदा ले रहे हैं शकील अहमद? आगे की वाकई में कोई रणनीति है क्या शकील अहमद की? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको दो खबरें बारी बारी से आपकी स्क्रीन पर फिलवक्त दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर फिलहाल पहली खबर है, राहुल गांधी ने मुझ पर हमला करने का आदेश दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद शकील अहमद का आरोप, राहुल गांधी ने हमला करने का आदेश दिया, यह शकील अहमद कह रहे हैं। और बाकायदा इन्होंने ये जानकारी ट्वीट करके दी है, और ट्वीट करके लिखा कि जो कांग्रेस का आला कमान है, हाई कमान है, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ये तमाम लोग अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि मेरे घर पे आओ और हमला करो, यानी कि शकील अहमद के घर पे जाके हमला करो। ये बयान आया और हम सबको लगा कि वाकई में अब तो ये खुली बेशर्मी पे उतर आए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये खबर नहीं करने वाला था, मैं आप तक ये जानकारी नहीं पहुंचाना चाहता था। वो क्या है कि कीचड़ में चाहे जितना भी पत्थर मारो, कीचड़ अपने ऊपर ही आता है, तो हमने सोचा इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक और खबर मेरी आंखों के सामने आ गई, और मुझे लगा ये आप तक पहुंचानी जरूरी है, और इस वजह से अब शकील अहमद के इस चैप्टर पे जरा विश्लेषण करना भी जरूरी है। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने जैसे ही ये लिखा, एक और खबर आपकी स्क्रीन पर, राहुल गांधी को कहा डरपोक तो बढ़ गई पूर्व कांग्रेस नेता की सुरक्षा, फुलवारी शरीफ में भारी पुलिस बल तैनात। अब मैं आपको इस पूरे इस्तीफे के पीछे की जरा जो कहानी है पहले संक्षेप में वो बता देना चाहता हूं। बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आए वैसे ही शकील अहमद साहब का इस्तीफा आ गया। इधर इस्तीफा आया और उस इस्तीफे में बड़ी भावुक बातें की गई थी। बताया गया था कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब कांग्रेसी ही रहे हैं, और कांग्रेस ने हमको क्या क्या दिया है, सारी बातें। ऐसा लगा जैसे इस्तीफा लिखते वक्त शकील अहमद की आंखों में पानी भराया होगा, उस तरीके का इस्तीफा। लेकिन फिर वो इस्तीफा उस समय आया और उसमें यह भी कहा गया कि मेरे आगे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। यह भी कहा गया कि मेरे पिताजी चूंकि कांग्रेसी थे, मैं कांग्रेसी था, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनका राजनीति में कोई लेना देना नहीं है, वो सभी बाहर सेटल हैं, कोई देश में रहता नहीं है, तो ऐसे में मैं भविष्य में किसी पार्टी की तरफ जाऊंगा भी नहीं। कांग्रेस मेरी एकमात्र पार्टी थी और यही मेरी आखिरी पार्टी है, आखिरी राजनीतिक दल है। और इसी वजह से हमने उस समय तारीफ करी थी। हमें लगा था कि भाई इतना समर्पित व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है, और वो भी उस पार्टी में जिस पार्टी में चारों तरफ स्लीपर सेल, चारों तरफ गद्दार, और इतना समर्पित
कि बीच चुनाव में इस्तीफा नहीं दिया कि पार्टी को कहीं नुकसान ना हो जाए। तो खैर हमने तारीफ करी, वीडियो चलाई। उसके बाद कुछ लोगों का बिहार से ही कॉल आया और उन तमाम लोगों ने कुछ बातें कही। वो बातें आई गई हो गई। उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने कहा आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं वो सारी बातें भूल चुका था, कुछ भी याद नहीं, और मैंने उस पर फिर आगे जाकर कुछ कहा भी नहीं। शकील अहमद का वो दिन और आज का दिन हमने कभी जिक्र भी नहीं किया। लेकिन शकील अहमद साहब का हालिया दिनों में फिर बयान आया और उस बयान के बाद खूब हंगामा मचा और उस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी को एक नया मुद्दा मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, मीडिया बाइट्स आने लगी। कुल मिलाकर वही कोशिश कि राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करो, राहुल को एक कमजोर नेता दिखाओ। अरे इतने चुनाव हारने के बाद आप कहते हो ना कितने चुनाव हारे हैं, हारने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। राहुल गांधी ने पहला चुनाव हारने के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। तो जो व्यक्ति पहला चुनाव हारने के बाद ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते, अध्यक्ष पद से, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद से, उसे आप डरपोक कहते हो, कमजोर कहते हो या इनसिक्योर कहते हो, वो बातें हजम नहीं होती। राहुल गांधी आज एलओपी हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन वो यूं ही नहीं बने। 2019 में भी राहुल गांधी कोई करिश्मा तो नहीं कर पाए, करिश्मा तो खैर 2024 में भी नहीं कर पाए। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने एक काम जरूर किया। इस देश का वो आम नागरिक जिसको आप फ्लोटिंग वोटर्स भी कहते हैं, फ्लोटिंग मतदाता भी कह देते हैं, उनके मन में जो एक छवि थी राहुल गांधी की कि राहुल गांधी समझदार नहीं है, राहुल गांधी तो भाई ठीक है सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे तो उस टाइप के नेता है, हाई प्रोफाइल आदमी है, उस छवि को बदला राहुल गांधी ने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो माफ कीजिएगा, दक्षिण से लेकर उत्तर तक गए थे हालांकि वो तो उन्होंने पैरों से नाप दिया और उसके बाद उनकी छवि बदली। 2024 में मोदी जी के रथ को 240 पे अटकाया। तो इससे तकलीफ तो हुई ही होगी मोदी जी को। और अब जो षड्यंत्र चल रहा है उन तमाम षड्यंत्रों का हिस्सा आपको शकील अहमद जैसे लोग नजर आएंगे, शशि थरूर साहब जैसे लोग नजर आएंगे। अब देखिए ये कोई अकस्मात नहीं है कि इतनी एक्टिव हो जाए सरकार कि शकील अहमद ने सिर्फ एक ट्वीट किया तो भारी सुरक्षा उनको मुहैया करा दी गई, चप्पे चप्पे पे पुलिस। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है इस देश के शंकराचार्य के साथ? वो तो शकील अहमद है, शंकराचार्य के साथ क्या हो रहा है? उपद्रवी जा रहे हैं, उनके शिविर पे हंगामा कर रहे हैं, वो बकायदा एफआईआर लिखवा रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद क्या कोई एक्शन हो रहा है? क्या कोई नाम लेवा है? क्या कोई पूछने वाला है शंकराचार्य जी से जाके? जवाब है नहीं। तो ये अचानक से कुछ नहीं हो रहा है। ये शकील अहमद साहब जो कुछ भी बयान दे रहे हैं या उनको जिस तरीके से अब सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ये सब कुछ अचानक नहीं है। ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा सा लगता है, एक ऐसा हिस्सा जहां पर एक समझौता हो चला हो विपक्ष में बैठे उन तमाम नेताओं से, जो नेता आज की तारीख में विपक्ष के नेताओं की ही छवि खराब करने के लिए तैयार हों, तत्पर हों, और उसमें इन तमाम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और चलते चलते बस इतना कि शकील अहमद साहब की राजनीति की शुरुआत, उनके परिवार की राजनीति की शुरुआत अगर वाकई में कांग्रेस से ही हुई थी, इस बात को खुद स्वीकार करते हैं, तो ये भी तो देखिए कि उनका अस्तित्व तो आज तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दम पे ही तो रहा। और क्या नहीं किया कांग्रेस ने उनके लिए। खैर दोस्तों, शकील अहमद ना तो आखिरी है, ना तो शशि थरूर आखिरी होंगे। दिक्कत इन नेताओं में जितनी है उससे कहीं ज्यादा दिक्कत आज की तारीख में कांग्रेस में भी नजर आती है। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं
आपको पता है, आपकी जानकारी में है सब कुछ, उसके बाद भी आप उन तमाम नेताओं को अपने इर्द गिर्द रहने देते हो, उन तमाम नेताओं को कांग्रेस का और बंटाधार कर लेने देते हो। और हमें कोई कांग्रेस से सहानुभूति नहीं है। हम कांग्रेस की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जिस तरीके की राजनीति कर रही है, बंटवारे की राजनीति, नफरत की राजनीति, उस राजनीति पे अगर अंकुश लगाना है तो कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। बस यही एक स्वार्थ है। कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे हम? जाहिर सी बात है, मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे। सवाल कांग्रेस से होगा, सवाल उस व्यक्ति से होगा जो उस समय अथॉरिटी होगा। आज सवाल मोदी जी से कर रहे हैं। बहरहाल ये खबर थी छोटी सी, हमने सोचा आपको बता दिया जाए, दिखा दिया जाए बेशर्मी का आलम क्या चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत शुक्रिया।